24 नवंबर 1971 दोपहर 12 बजे के बाद हुलिया से बिजनेसमैन दिखाई देने वाला एक शख्स अमेरिकी रियासत ओरेगन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। उसने सियाटल के लिए जाने वाली नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 305 का वन वे टिकट खरीदा। इस शख्स का नाम डीबी कूपर था। आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, सफ़ेद शर्ट और स्याह टाई के ऊपर बिजनेस सूट और स्याह ओवरकोट में मलबूस, और हाथ में सिर्फ एक ब्रीफ केस थामे ये शख्स काफ़ी महज़्ज़ब और डिसेंट दिखाई दे रहा था। दोपहर 3 बजे के करीब जहाज़ पर सवार होने के बाद कूपर जहाज़ की आखिरी लाइन में सीट पर बैठ गया और फ्लाइट अटेंडेंट से एक ड्रिंक मंगवाया। जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले कूपर ने जहाज़ की फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को अपने पास बुलाया और उसे कागज़ का एक टुकड़ा थमा दिया। फ्लोरेंस ने समझा कि ये शख्स शायद उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उसने इस कागज़ को देखे बगैर ही अपनी जेब में रख लिया। अब जहाज़ टेक ऑफ कर चुका था और हवा में था। कूपर मसलसल फ्लोरेंस पर नज़र रखे हुए था। उसने दोबारा उसे अपने पास बुलाया और धीमे लहजे में इंतहाई पुरसकून अंदाज में कहने लगा, मोहतरमा, बेहतर है कि आप वो नोट एक बार पढ़ लें क्योंकि मेरे पास बम है। फ्लोरेंस ने अब उस नोट को पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बम रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। फ्लोरेंस ने ऐसा ही किया। वो शायद उसकी बात का यकीन न करती, इसलिए कूपर ने उसे अपना ब्रीफ केस खोल कर दिखाया, जिसमें एक साइड पर सुर्ख रंग की कुछ स्टिक्स और दूसरी साइड पर कुछ तारें वगैरह जुड़ी हुई थी। ये बम दिखाने के बाद कूपर ने फ्लोरेंस से कहा कि जो मैं कहने लगा हूँ वो एक कागज़ पर लिखो और जहाज़ के कप्तान को जाकर दिखाओ। फ्लोरेंस ने ऐसा ही किया। इस नोट पर कुछ यूं लिखा हुआ था, मुझे 5 बजे से पहले $2 लाख सिर्फ 20-20 डॉलर्स के नोट्स की शक्ल में एक बैग में चाहिए। साथ ही मुझे 2 बैक पैराशूट्स और 2 फ्रंट पैराशूट्स भी चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो जहाज़ में फ्यूल रिफिल करने के लिए टैंक पहले ही से तैयार होना चाहिए। कोई गड़बड़ ना हो, वरना मैं जहाज़ को बम से उड़ा दूंगा। जहाज़ के कैप्टन और उसके साथी कूपर के इस पैगाम बल्कि धमकी आमेज नोट को पढ़ने के बाद ये जान चुके थे कि उनका जहाज़ अब हाईजैक हो चुका है। दोस्तों, ये हम आपको किसी फिल्म का सीन नहीं सुना रहे, बल्कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो अमेरिका में 1971 में पेश आया। इस धमकी आमेज पैगाम को पढ़ने के बाद कॉकपिट में मौजूद पायलट और दीगर अमले के हाथ पांव फूल गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करके सारी सिचुएशन से आगाह किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज़ में अमले के 6 अफराद के अलावा 36 मुसाफिर भी मौजूद थे, लेकिन कूपर और फ्लोरेंस के माबैन होने वाली ये सारी गुफ्तगू का अमले के अलावा मुसाफिरों को इल्म न था। मुसाफिर इस बात से नाइल्म थे कि उनकी ज़िंदगियां इस वक्त दाव पर लगी हुई हैं। जहाज़ के हाईजैक होने और कूपर की धमकी की खबर एयरलाइन के CEO डोनाल्ड नायरोप तक भी पहुँच चुकी थी। साथ ही FBI भी हरकत में आ चुकी थी। डोनाल्ड नायरोप ने FBI को हिदायत की कि वो किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहते। कूपर का मुतालबा जो भी है उसे मिनो अन पूरा किया जाए और ये सारा मामला जल्द अज जल्द अफहामो तफहीम से हैंडल किया जाए, और ऐसा ही किया गया। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कूपर के मुतालबात के मुताबिक $2 लाख अमेरिकी डॉलर्स और पैराशूट्स का इंतजाम किया गया। शाम 5:45 बजे के करीब इस जहाज़ ने सियाटल के एयरपोर्ट पर लैंड किया। कूपर की हदायत के मुताबिक जहाज़ को मेन टर्मिनल से दूर लैंड करवाया गया। तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से उतार लिया गया। एयरपोर्ट के अमले का एक शख्स $2 लाख अमेरिकी डॉलर्स और पैराशूट्स देने जहाज़ के करीब आया। कूपर ने चंद क्रू मेंबर्स को जहाज़ में ही रुकने की हदायत की। यूं एन कूपर के प्लान के मुताबिक जहाज़ को फौरी तौर पर रीफ्यूल करके दोबारा टेक ऑफ करवा लिया गया। अब कूपर ने पायलट को जहाज़ मैक्सिको सिटी ले जाने का कहा और साथ ही ये हदायत भी की कि जहाज़ को 10,000 फीट से कम की बुलंदी पर कम से कम मुमकिन स्पीड पर चलाया जाए। रात तकरीबन 8 बजे के करीब कूपर ने जहाज़ के अमले को कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने का कहा। थोड़ी देर बाद डीबी कूपर ने पैराशूट पहनकर $2 लाख अमेरिकी डॉलर्स के साथ तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी से रात के गुप अंधेरे में
दो अमरीकी शहरों सिएटल और रेनो के बीच किसी जगह जहाज के पिछले दरवाजे से छलांग लगा दी। और यूं आगाज होता है अमेरिका की तारीख के सबसे दिलचस्प हाईजैकिंग केस का। ये अपनी नवैयत का एक दिलचस्प केस इसलिए भी है कि बज़ाहिर बिजनेसमैन दिखाई देने वाले एक डिसेंट से शख्स ने बगैर किसी हंगामा आराई, तशद्दुद और शोर शराबे के बहुत पुरसकून अंदाज में न सिर्फ जहाज़ कामयाबी से हाईजैक किया बल्कि बच निकलने में भी कामयाब हो गया। दोस्तों, कूपर के गायब हो जाने के बाद इस जहाज़ को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया। पुलिस को इतला की गई। पुलिस ने जहाज़ की तलाशी ली और इनको कूपर की एक टाई मिली जिस पर एक क्लिप भी लगा हुआ था। कूपर 2 पैराशूट्स भी यहीं छोड़ गया था। FBI को कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले लेकिन इनसे भी कूपर की शनाख्त न हो सकी। कूपर ने जहाज़ की टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था। एक न्यूज़ रिपोर्टर की गलती की वजह से ये नाम बाद में DB कूपर बन गया था। FBI ने पोर्टलैंड में रहने वाले DB कूपर नाम के एक शख्स से तफ्तीश भी की लेकिन जल्द ही उन्हें ये मालूम हो गया कि ये उनका मतल्लका शख्स हरगिज़ नहीं, क्योंकि हकीकत ये थी कि हाईजैकर का नाम ना तो डैन कूपर था और ना ही DB कूपर। जाहिर है उसने टिकट पर अपने असल नाम की बजाय फर्जी नाम इस्तेमाल किया था। FBI ने फ्लाइट अटेंडेंट्स और जहाज़ के अमले से कूपर के मुतालिक तफ्तीश की और एक स्केच भी तैयार किया। उनके मुताबिक कूपर की हाइट 5 फीट 10 इंच से 6 फीट के दरमियान थी। वज़न 170 से 180 पाउंड तक था। उम्र 40 से 45 साल, जबकि आंखें भूरे रंग की थीं। उसने चेहरे पर स्याह रंग का चश्मा भी लगा रखा था। जहाज़ के अमले ने यह भी बताया कि कूपर धीमे लहजे में बात कर रहा था और इसके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था और इसका अंदाज इंतहाई पुरसकून था। ये इस दौरान सिगरेट भी मसलसल पीता रहा था। दोस्तों, तफ्तीश के आगाज़ तक इन्वेस्टिगेटर्स का यही ख्याल था कि कूपर 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाने के बाद जिंदा बच ही नहीं पाया होगा, क्योंकि मुमकिना तौर पर कूपर ने जिस एरिया में छलांग लगाई थी वहाँ पाइन के बड़े बड़े दरख्त थे। उस वक्त बारिश भी हो रही थी और रात के 8 बजे घुप अंधेरे में इतनी बुलंदी से छलांग लगाने के बाद कोई शख्स कैसे जिंदा बच सकता है। FBI ने इस केस को मज़ीद समझने के लिए एक दिलचस्प तजर्बा किया। FBI के डायरेक्टर एडगर हूवर के हुक्म पर बोइंग 727 को जिस पर से कूपर ने जंप किया था, बिल्कुल उसी स्पीड और उसी बुलंदी और दीगर टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हवा में ले जाकर कूपर के वज़न के बराबर ही एक बॉक्स पैराशूट लगाकर ज़मीन की जानिब फेंका गया। इस तजर्बे का मकसद कूपर की लैंडिंग की असल लोकेशन का अंदाज़ा लगाना था। ये बॉक्स वाशिंगटन स्टेट में लेक मार्विन के करीब जाकर लैंड हुआ। पुलिस ने इस झील और इसके आसपास की तमाम जगह की छानबीन की लेकिन इनको कोई डेड बॉडी वगैरह ना मिली, ना ही कूपर को दिए जाने वाली रकम का कोई सुराग मिला। इन नोटों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम नोटों का सीरियल नंबर पुलिस ने नोट कर रखा था और इस वाक़े के कुछ अर्सा बाद FBI ने अखबार में इश्तिहार भी दिया था कि अगर कोई इन सीरियल नंबर के नोट्स के मुतालिक मालूमात देगा या ये नोट ढूंढ कर लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस वाक़े के काफ़ी अरसे बाद तक ना तो ये नोट मिले और ना ही कूपर का कोई सुराग मिल सका। 1973 में FBI ने इस केस के मुतालिक एक रिपोर्ट शाया की जिसमें अब तक की फाइंडिंग्स के बारे में आवाम को आगाह किया गया था। इसके मुताबिक DB कूपर का ताल्लुक या तो एयरफोर्स से था या फिर वो मिलिट्री का ट्रेंड पैराशूटिस्ट था, क्योंकि दोस्तों 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। कूपर ने ये सारा प्लान बड़ी महारत से तैयार किया था और वो हवाई जहाज़ की टेक्निकलिटीज से भी वाकिफ़ था और सिएटल के इलाके को भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन कुछ सालों बाद ही FBI के एजेंट लैरी कैर, जो कूपर केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ने खुद इस रिपोर्ट की तरदीद की और कहा कि हमें पहले यही लगता था कि कूपर कोई बहुत माहिर पैराशूटिस्ट है, लेकिन कोई महारत रखने वाला पैराट्रूपर भी रात के 8 बजे तूफान के दौरान इतनी बुलंदी से छलांग नहीं लगा सकता। एक तजर्बेकार
पैराट्रूपिस्ट को ये मालूम होगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। इस तरह एक और FBI के एजेंट ने अपना नाम ना जाहिर करते हुए अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि मेरा ख्याल है कि कूपर कामयाब हो गया होगा, वो उस रात अपने आरामदेह बिस्तर पर ही सोया होगा, वो सड़क के रास्ते आराम से चलता बना होगा, क्योंकि जहां वो असल में था वहां तो उसे कोई तलाश ही नहीं कर रहा था। दोस्तों, आखिर कूपर जिंदा भी बचा होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब वैसे तो कुछ माह के अंदर ही FBI को मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कूपर हाईजैकिंग वाक़े से मुतासिर होकर कुछ ही माह में मज़ीद 5 ऐसे वाक़यात हुए जिनमें कूपर से मुतासिर होकर हवाई जहाज़ को हाईजैक करके पैसे वसूल करने के बाद पैराशूट के जरिए हाईजैकर्स ने छलांग लगा दी। इनमें बाज जहाज तो 10,000 फीट से भी ज़ायद बुलंदी पर थे। हैरानकुन तौर पर तमाम हाईजैकर्स इन मुख्तलिफ वाक़यात में जिंदा सलामत ज़मीन पर पहुंच गए। अलबत्ता बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अहम बात यह थी कि अगर ये लोग जिंदा बच सकते थे तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं कि कूपर भी उस रात बच गया होगा। दोस्तों, इस केस की तहकीकात के दौरान लगभग 1,000 अफराद को मशकूक करार दिया गया, यानी मुमकिन था कि असल DB कूपर इनमें से कोई एक हो। मज़ीद तफ्तीश के बाद इनमें से सिर्फ 24 अफराद के मुतल्लिक तहकीकात जारी रखी गई। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें कोई DB कूपर था भी या नहीं। अप्रैल 1972 में अभी इस केस की तफ्तीश चल रही थी कि बिल्कुल इसी तर्ज का एक और वाक़या पेश आया। एक शख्स हैंड ग्रेनेड थामे जहाज़ में सवार हुआ, 5 लाख अमेरिकी डॉलर्स और पैराशूट्स का मुतालबा किया। बातचीत करने के लिए उसने भी कागज़ की पर्चियों का इस्तेमाल किया, लेकिन दोस्तों उससे गलती ये हुई कि ये कागज़ के टुकड़े वो इसी जहाज़ में छोड़ गया। इस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की वजह से जहाज़ से छलांग लगाने के बाद उसे ज़मीन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स का नाम रिचर्ड मैककॉय था और ये अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा रह चुका था। दिलचस्प बात यह है कि कूपर की टाई और क्लिप जब रिचर्ड की फैमिली को दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि हम इसे पहचानते हैं, ये टाई तो रिचर्ड की है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी FBI ये साबित न कर पाई कि मैककॉय ही दरअसल कूपर है। मैककॉय इस बात को ना तो मान रहे थे ना ही रद्द कर रहे थे कि वो कूपर हैं। जिस रात कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया था, मैककॉय उस रात अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे, यानी हम यकीन से नहीं कह सकते कि मैककॉय ही कूपर थे। FBI का दूसरा मशकूक शख्स भी अमेरिकी फ़ौज का एक साबिक अहलकार था। उसका नाम टेड ब्रैडन था और ये वियतनाम वार में सर्व कर चुका था, लेकिन इसकी हरकतें कुछ मशकूक सी थीं। वियतनाम में इसने फ़ौज को धोखा दिया और एक किराए का कातिल बन गया, जिसके बाद CIA ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। रहाई के बाद ब्रैडन मुजरमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहा था। ये 2.5 लाख के स्कैम में भी मुलव्विस था। मिलिट्री में सर्व करने की वजह से ये पैराशूट का इस्तेमाल करना भी जानता था। इसके अलावा ये दिखने में भी कूपर के स्केच से थोड़ा बहुत मैच करता था, लेकिन दोस्तों इसके खिलाफ भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि FBI इसे गिरफ्तार करती या कूपर डिक्लेयर कर सकती। इसी वाक़ये का तीसरा मशकूक शख्स ड्यून वेबर था। ड्यून वेबर भी अमेरिकी फ़ौज में रह चुका था। साल 1995 में इसकी बीवी के मुताबिक अपनी मौत से 3 दिन कबल वेबर ने उसे बताया कि मैं ही कूपर हूँ। इसकी बीवी इस नाम से लाइल थी। अलबत्ता कुछ माह बाद अपने एक दोस्त से उसे कूपर के मुतालिक मालूम हुआ तो उसने पुलिस को अपने मरहूम शोहर के एतराफ़ के बारे में बताया। दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह है कि 1980 में कूपर को दिए जाने वाले सीरियल नंबर के कुछ नोट वाशिंगटन स्टेट में कोलंबिया रिवर के करीब से मिले थे। वेबर की बीवी के मुताबिक 1980 में ये और वेबर इस जगह पिकनिक मनाने के लिए गए थे और वेबर ने एक बैग यहाँ दरिया के करीब फेंका था। वेबर 6 साल धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जेल में भी रहा। FBI के एक एजेंट का इस बारे में कहना है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो दोनों में मुमासलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेबर ही कूपर है। दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये थी कि जहाज़ पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स वेबर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए थे। इसी तरह मज़ीद भी कुछ सस्पेक्ट्स के बारे में तफ्तीश की गई, लेकिन कोई भी DB कूपर साबित ना हो सका, क्योंकि कुछ अफराद महज शोहरत के लिए कूपर होने के झूठे एतराफ़ात कर रहे थे, लेकिन जब तफ्तीश होती तो उनका भांडा फूट जाता। मार्च 2009 में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का एक ग्रुप जो सिटीजन स्लूथ के नाम से जाना जाता था ने इस केस पर अपने तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया। इस सिलसिले में उन्होंने FBI के एजेंट लैरी कार से मदद भी ली। 1971 में जाहिर है टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी जितनी अब 2009 में हो चुकी थी। इस ग्रुप ने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से कूपर की टाई पर कुछ पार्टिकल्स दरियाफ्त किए। इस टीम के लीड रिसर्चर टॉम के मुताबिक ये पार्टिकल्स बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही कम जगहों पर ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। 1971 में इन पार्टिकल्स का कहीं भी पाया जाना बहुत अनहोनी बात होगी। अलबत्ता ये पार्टिकल्स बोइंग जहाज़ बनाने वाली फैसिलिटी पर ज़रूर इस्तेमाल हुए हैं। इससे इस टीम ने यह नतीजा अखज़ किया कि शायद कूपर बोइंग कंपनी में काम करता रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये टीम कुछ ना जान पाई। इस टीम की रिसर्च इस केस के बारे में अभी जारी है। दोस्तों, ये केस FBI की तारीख का वाहिद हाईजैकिंग का केस है जो अभी तक हल नहीं हो पाया। इस केस के मुतालिक इकट्ठा किया गया मवाद इस कदर बड़ी तादाद में था कि 2011 में इस केस की पेपर फाइल 40 फीट ऊंचे ढेर में तब्दील हो चुकी थी। मुख्तसर ये कि 45 साल तक कूपर की तलाश जारी रही। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिशें भी होती रहीं। आखिरकार 2016 में इस केस की मज़ीद तफ्तीश को बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। बहुत से लोग कूपर की इंटेलिजेंस से मुतासिर भी हैं कि वो किस कदर आसानी से FBI के चुंगल से बचा रहा। अगर आज कूपर जिंदा हो तो उसकी उम्र 90 साल से ज़्यादा होगी, लेकिन आज भी ये एक मुअम्मा ही है कि असल DB कूपर कौन था। उस रात क्या वो जिंदा सलामत ज़मीन पर लैंड भी कर गया था या नहीं? अगर उसकी लैंडिंग जिंदा सलामत नहीं हुई थी तो उसकी लाश आखिर कहाँ गई? उसको आखिर FBI जिंदा या मुर्दा पकड़ क्यों नहीं सकी? उसने उन 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स का आखिर क्या किया होगा? उनको कहाँ पे खर्च किया होगा? ये तमाम वो सवालात हैं जो अभी तक अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।